कभी सोचा है कि बच्चों को सुनाई जाने वाली एक सीधी सादी कविता के पीछे भी कोई गहरा मतलब छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही बहुत मशहूर कविता की परतों को खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे इसकी मासूमियत के पीछे एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो कहानी शुरू होती है एक मोटे हाथी से जो बस ऐसे ही टहलने निकला है। अब ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल और मासूम लगती है, कहानी उतनी सीधी है नहीं। चलिए यहीं से इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पर असली सवाल तो ये है, क्या ये कविता सिर्फ बच्चों का मन बहलाने के लिए है या फिर ये हमें मिलकर काम करने की ताकत पर एक गहरा सबक सिखाती है? यही एक सवाल इस कविता को एक आम कहानी से कहीं ज्यादा खास बना देता है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। कहानी का पहला अध्याय, एक हाथी की छोटी सी समस्या। तो कहानी का हीरो है ये मोटा हाथी। मजे से घूम रहा था, लेकिन अचानक बारिश में फंस गया। किसी भी अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक हीरो है और उसके सामने एक चुनौती, जो अभी तो खैर बहुत छोटी लग रही है। अब इस पहली मुसीबत का पहला हल क्या निकलता है? मदद के लिए किसी और को बुलाना। हाथी फौरन अपने एक और दोस्त को बुला लेता है। मतलब लॉजिक तो सीधा है ना, है ना? और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। अब आता है दूसरा हिस्सा, जहां मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। मतलब हर समाधान अपने साथ एक नई और बड़ी मुसीबत लेकर आता है। जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। पहले दो हाथी एक पतले से रास्ते पर अटक जाते हैं, फिर तीन हाथी एक छोटी सी साइकिल पर फिट नहीं हो पाते, और हद तो तब हो जाती है जब चार हाथी मिलकर एक सब्जी का ठेला ही तोड़ देते हैं। जैसे जैसे दोस्त बढ़ रहे हैं, मुसीबतें भी बड़ी होती जा रही हैं। तो बात एकदम साफ है, हर नया दोस्त अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। जिसको मदद समझकर बुलाया जा रहा है, असल में वही मुश्किलों की जड़ बनता जा रहा है ना? अजीब बात। चलिए अब कहानी के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समूह की शक्ति। यहां आकर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है और जो पैटर्न अब तक चल रहा था वो टूटने वाला है। और अब सामने आती है अब तक की सबसे बड़ी चुनौती। पांचों के पांचों हाथी एक चालाक बंदर के जाल में फंस गए हैं। इस बार मुसीबत अंदरूनी नहीं बल्कि बाहर से आई है और ये लगभग नामुमकिन लग रही है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पहली बार हाथियों का झुंड प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन बन जाता है। जब बंदर पांचों हाथियों को एक साथ देखता है तो वो उनका जाल हटा देता है। उनकी एकता ही उनकी ताकत बन जाती है। और इस कामयाबी का जश्न इस लाइन में झलकता है। पांचों हाथी मिलके झूमने लगे। वो संघर्ष से निकलकर एक साथ खुशी मनाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही लगता है कि कहानी खत्म हुई, कविता का मूड, टोन, सब कुछ अचानक बदल जाता है। एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा इन दोनों कविताओं के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है हाथियों की एडवेंचर से भरी तेज रफ्तार वाली कहानी, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही धीमी, सुकून देने वाली लोरी। एक में हर चीज का लॉजिक है तो दूसरी तो एकदम सपनों जैसी है, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। अब ये जो बदलाव है, ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया एक फैसला है। इसका मकसद बहुत साफ है, बच्चों को कहानी के एक्साइटमेंट से निकालकर धीरे धीरे आराम और नींद की दुनिया में ले जाना। बड़ी ही स्मार्ट टेक्निक है सच में। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में इस दूसरी कविता यानी लोरी की चीर-फाड़ करते हैं। देखते हैं कि आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या है जो इतना अलग है। अच्छा, अब जरा इस लोरी के अजीबो-गरीब दुनिया में चलिए। पंखा चल रहा है, लेकिन सोते हुए बच्चे को भूख लग जाती है। उसे मूंगफली मिलती है, पर उसमें दाना ही नहीं। फिर अचानक कोई कहता है हम तुम्हारे मामा नहीं, और असली मामा कोटा से एक बोलने वाला तोता ले आते हैं। मतलब इन बातों का आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह बड़ी सिंपल है। इस लोरी का मकसद कोई कहानी सुनाना है ही नहीं। इसका असली काम है अपनी मीठी धुन और बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों से धीरे धीरे सुलाना। यहां पर शब्दों के मतलब से ज्यादा जरूरी है उनकी आवाज और लय। तो आखिर में ये कविता हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं, वे दुनिया को देखने के हमारे नजरिए के बारे में आखिर क्या बताती हैं? एक तरफ सहयोग और टीम वर्क का सबक है, तो दूसरी तरफ आराम और सुरक्षा का एहसास। शायद एक बच्चे को बड़ा करने के लिए ये दोनों ही सबक बहुत जरूरी हैं।